आज हम लोग चैप्टर 8 तरलों के यांत्रिक गुण का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि तरल क्या होता है। तो सामान्यतः पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो तरल का शाब्दिक अर्थ होता है प्रवाह, द्रव और गैस। गैसों में क्या होता है, बहने का गुण होता है। द्रव और गैस दोनों में बहने का गुण होता है, तो दोनों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है तरल। तो तरल की अपनी कोई निश्चित आकृति नहीं होती, ये जिस पात्र में डाले जाते हैं उसी की आकृति में ग्रहण कर लेते हैं। जैसे अगर हम लोग क्या करें, तेल को गिलास में डालें तो उसकी आकृति दूसरी होगी, अगर प्लेट में डालें तो उसकी आकृति दूसरी होगी। तो यदि तरल पदार्थों के पृष्ठ पर स्पर्श रेखी बल लगाया जाए तो ये पदार्थ बहने लगता है। तो अतः इनका क्या होता है, दृढ़ता गुणांक कम होता है। इसके विपरीत ये अपने पृष्ठ के लंबवत लगने वाले बल को सहन कर लेते हैं, जिससे इनके आयतन में परिवर्तन हो जाता है। तो अतः तरलों में क्या होती है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक पाई जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग तरल का डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं कि भौतिकी की उस शाखा को जिसके अंतर्गत स्थिर तरल का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग द्रव स्थैतिकी कहते हैं। और इसी तरह भौतिकी की उस शाखा को जिसके अंतर्गत गतिमान तरल का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग द्रव गतिकी कहते हैं। ठीक, अब जैसे हम लोग संतुलन में तरल किसे कहेंगे, संतुलन में तरल। तो यदि तरल संतुलन में है तो यह सदैव पात्र के पृष्ठ पर अभिलंबवत बल आरोपित करता है। ये पृष्ठ पात्र की तली या दीवार हो सकते हैं। मान लेते हैं ये एक पात्र है जिस पर द्रव भरा हुआ है। मान लो बिंदु O पर एक छोटे से क्षेत्रफल मतलब इतना एक जगह का हम लोग करते हैं। द्रव पर एक O पर एक छोटे से क्षेत्रफल पर द्रव PO दिशा में, ये P है, PO दिशा में क्या करता है, बल F आरोपित करता है। तो न्यूटन के गति के तृतीय नियम अनुसार पात्र भी क्या है, द्रव से भरा हुआ है, तो OP के दिशा में भी क्या लगेगा, एक बल लगेगा। प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक, तो इस प्रकार से क्या होगा, जो प्रतिक्रिया बल होगा उसको R से प्रदर्शित करते हैं, वो क्रिया बल F के बराबर होगा। यहाँ पर ऐसे बोला जा रहा है, मान लेते हैं एक पात्र में जल भरा हुआ है। अब उस जल में हम लोग क्या कर रहे हैं, गिलास को पलटकर इसके अंदर डाल रहे हैं। तो डालने पर यहाँ पर क्या लग रहा है, नीचे की ओर गिलास के कारण बल लग रहा है, गिलास के अंदर जो वायु है उसमें। तो जल भी क्या कर रहा है, गिलास पर अपना जो बल लगा रहा है, मतलब प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो प्रतिक्रिया बल R बराबर 2 को हम लोग 2 समकोणीय घटकों में वियोजित किया जा सकता है। सबसे पहले F cos थीटा, तो ये क्या है, F cos थीटा मान लेते हैं RS के अनुदिश है, और इधर क्या लगता है F sin थीटा, ये क्या हो जाएगा RS के लंबवत। तो जहाँ पर ये क्या कर रहा है, थीटा कोण बना रहा है, जिससे बल F पृष्ठ RS के साथ बनाता है। तो घटक F cos थीटा के कारण द्रव RS के समांतर गति करने लगेगा, किंतु द्रव किस में है, संतुलन में है, तो RS के समांतर कोई घटक कार्य नहीं करेगा। इसलिए F cos थीटा इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, 0। क्यों, क्योंकि थीटा इक्वल टू क्या मान लेंगे हम लोग, 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 0। तो द्रव यदि संतुलन में है तो द्रव पृष्ठ RS के लंबवत बल आरोपित करता है। बिंदु O पर द्रव और पात्र के संपर्क पृष्ठ पर कहीं भी लिया जा सकता है, अतः द्रव संपर्क पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर अभिलंबवत बल आरोपित करता है।
तो ये है यदि संतुलन में तरल है तब का। अब इसके बाद हम लोग कुछ दूसरी परिभाषाएं देखेंगे, जैसे प्रणोद क्या है। तो प्रत्येक द्रव का यह मौलिक गुण होता है कि वह सदैव संपर्क पृष्ठ के लंबवत उस पर बल आरोपित करता है। तो किसी द्रव द्वारा किसी पृष्ठ पर आरोपित संपूर्ण बल को कहा जाता है प्रणोद। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने क्रिया बल प्रतिक्रिया बल जाना, उसी प्रकार से प्रत्यानयन बल। अब यहाँ पर आ रहा है प्रणोद। तो प्रणोद भी क्या है, एक प्रकार का बल है, और यह क्या है, एक वेक्टर राशि है। इसका भी मात्रक होता है न्यूटन। अगला हम लोग देखेंगे डेफिनेशन तरल दाब का। तो किसी तरल द्वारा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित अभिलंबवत बल को हम लोग कहते हैं दाब। तो हम लोग दाब को सूत्र के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तरल दाब इक्वल टू अभिलंबवत बल अपॉन क्षेत्रफल। तो किसी तरल द्वारा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित प्रणोद को हम लोग क्या कहते हैं, उसका तरल का दाब कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जो यहाँ पर जो बल लग रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, प्रणोद। तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, दाब इक्वल टू प्रणोद अपॉन क्षेत्रफल। तो दाब को हम लोग प्रदर्शित करते हैं P से, बल को F से और क्षेत्रफल को A से। तो P इक्वल टू F अपॉन A। अगर हम लोग इसका मात्रक निकालें तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वेयर। तो हमारा दाब का क्या बोलते हैं, मात्रक क्या निकलेगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वेयर। अगर इसका विमीय सूत्र निकालें तो बल का हमारा विमीय सूत्र होता है ML/T-2 और क्षेत्रफल का होता है L स्क्वेयर। तो हमारे पास दाब का विमीय सूत्र क्या निकल जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ML-1 T⁻²। तो ये हुआ तरल दाब का मात्रक, विमीय सूत्र और डेफिनेशन। तो यद्यपि क्या है, बल क्या है, एक सदिश राशि है, और दाब कौन सी राशि है, एक स्केलर राशि है, अदिश राशि। क्योंकि तरल के किसी बिंदु पर सभी दिशाओं में क्या होता है, दाब एक समान होता है। और दाब के कुछ मुख्य उदाहरण भी है, जैसे कि सर्कस में कलाकार जमीन पर पीठ के बल लेटकर अपनी छाती पर लकड़ी का बड़ा, हल्का तथा मजबूत तख्ता रखता है। ठीक है, तो हाथी तख्ते में से क्या होती है, गुजर जाता है, किंतु कलाकार सुरक्षित रहता है। यदि तख्ता को हटा दिया जाए तो छाती पर हाथी के पैर पड़ते ही उसकी पसलियाँ टूट जाएगी, वह सुरक्षित नहीं रहेगा। तो हमारा जो फॉर्मूला है P इक्वल टू F अपॉन A, ठीक है, मतलब P क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है क्षेत्रफल की। तो पहली स्थिति में क्षेत्रफल अधिक होने के कारण दाब का मान कम हो जाता है, कलाकार सुरक्षित होता है, और द्वितीय स्थिति में क्षेत्रफल का मान कम होने के कारण दाब का मान अत्यधिक होता है, अतः कलाकार सुरक्षित नहीं रहता है। तो इस प्रकार से ये किसका एग्जाम्पल है, दाब का। उसी प्रकार से और क्या उदाहरण दे सकते हैं कि सूटकेस और बैगों का हत्था चौड़ा बनाया जाता है ताकि उन्हें उठाने पर हाथ पर कम दाब आरोपित हो। ठीक, अगला हम लोग देखेंगे दाब और प्रतिबल में अंतर। तो दाब और प्रतिबल में क्या अंतर हो सकता है, तो सबसे पहले तो दोनों का डेफिनेशन। तो दाब का डेफिनेशन, यह प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला बल है जिसका मान पूरे पृष्ठ पर एक समान होता है। और दूसरा प्रतिबल, तो यह भी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला बल है, किंतु इसका मान भिन्न भिन्न पृष्ठों पर भिन्न भिन्न होता है। ठीक, दाब एक प्रकार का प्रतिबल है जो पदार्थ के केवल आयतन में परिवर्तन करता है, आकृति में नहीं करता। और प्रतिबल आयतन के साथ साथ आकृति में भी परिवर्तन कर सकता है। तो इस प्रकार से आप लोग को दाब और प्रतिबल में डेफिनेशन पता होना चाहिए। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे घनत्व, डेंसिटी क्या होती है। तो किसी पदार्थ के एकांक आयतन में द्रव्यमान को उसका हम लोग घनत्व कहते हैं। तो घनत्व इक्वल टू फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो घनत्व को हम लोग प्रदर्शित करते हैं रो से
द्रव्यमान को m से, आयतन को v से। तो यहाँ पर से इसका मात्रक भी निकल जाएगा। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, और आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब। तो क्या बोलते हैं, हमारा घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। और यहाँ पर से इसका हम लोग विमी सूत्र भी निकाल सकते हैं। जैसे द्रव्यमान का विमी सूत्र क्या होगा हमारा? m, और आयतन का क्या होगा? l क्यूब। तो घनत्व का विमी सूत्र क्या हो जाएगा? m l की पावर -3, t नहीं है तो यहाँ पर t की पावर 0। तो इस प्रकार से घनत्व का डेफिनेशन, मात्रक और विमी सूत्र भी आप लोग को याद होनी चाहिए। ठीक, ये था। उसके बाद अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे पास्कल का नियम, पास्कल्स लॉ। पास्कल का नियम क्या होता है? तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक ब्लेजी पास्कल ने तरल दाब का विस्तृत अध्ययन किया और सन 1653 में उन्होंने तरल दाब से संबंधित एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे हम लोग कहते हैं पास्कल का नियम। तो इस नियम के अनुसार यदि गुरुत्व की उपेक्षा कर दे तो संतुलन की स्थिति में तरल के प्रत्येक बिंदु पर दाब एक समान होता है। बंद द्रव के किसी भी भाग पर आरोपित दाब द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान रूप से उसी परिमाण में संचारित हो जाता है। ठीक, जैसे कि मान लेते हैं ये एक पात्र है। अब ये जो पात्र है वो द्रव से भरा हुआ है। ठीक, अब मान लेते हैं उसके अंदर, पात्र के अंदर हम लोग O1 और O2 दो बिंदु है। अब O1 O2 वाले हम लोग क्या करते हैं, इस बिंदु पर एक बेलन का निर्माण करते हैं। ठीक, तो इस बेलन के दोनों फलक क्या है? वृत्ति होंगे, जिनका केंद्र क्या है? O1 और O2 है। अब बेलन के अंदर हम लोग मान लेते हैं कि जो द्रव है वो विराम की स्थिति में है। तो बेलन के बाहर का जो द्रव द्वारा बेलन पर लगने वाला बल इसकी सतह के क्या होंगे? लंबवत होंगे। चूंकि द्रव किस में है? संतुलन में है। तो काल्पनिक बेलन के वक्र पृष्ठ पर लगने वाले समस्त बलों का योगफल किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। अब यदि O1 केंद्र वाले वृत्तीय फलक पर कार्य करने वाला बल मान लेते हैं F1 है, तो O1 केंद्र वाले फलक पर दाब को हम लोग प्रदर्शित करेंगे P1 से, और दाब इक्वल टू बल बटे क्षेत्रफल, बल यहाँ पर F1 है। तो यहाँ पर से F1 इक्वल टू क्या निकल जाएगा हमारा? P1 इंटू A, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, जहाँ A क्या है? बेलन के प्रत्येक वृत्तीय फलक का क्षेत्रफल है। इसी प्रकार O2 केंद्र वाले वृत्तीय फलक पर कार्य करने वाला बल यदि क्या हो? F2 हो, तो O2 केंद्र वाले फलक पर दाब को हम लोग किससे प्रदर्शित करेंगे? P2 से। P2 इक्वल टू F2 अपॉन A, या फिर यहाँ पर हम लोग F2 इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं? P2 इंटू A, इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। अब यदि संतुलन की स्थिति में है तो F1 और F2 क्या होंगे? बराबर होंगे, F1 और F2। तो यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं? P1A इक्वल टू P2A, A और A कट जाएगा तो P1 इक्वल टू P2। तो अतः O1 और O2 पर क्या होंगे? दाब समान होंगे, किंतु O1 और O2 के द्रव के अंदर कोई भी दो बिंदु है, अतः द्रव के अंदर प्रत्येक बिंदु पर दाब एक समान होगा यदि द्रव संतुलन की स्थिति में है तो इस प्रकार से यदि किसी साधन से द्रव के अंदर बिंदु पर दाब को हम लोग बढ़ा देते हैं तो द्रव के समस्त बिंदुओं पर दाब को उसी परिमाण में बढ़ जाना चाहिए ताकि द्रव के अंदर किसी भी दो बिंदुओं के बीच दबांतर ना रहे, अर्थात समस्त बिंदुओं के दाब समान हो। अतः पास्कल के नियम को हम लोग इस प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं कि बंद द्रव के किसी भी भाग पर आरोपित दाब सभी दिशाओं में समान रूप से उसी परिमाण में संचरित हो जाता है। उसके बाद पास्कल के नियम के अनुप्रयोग। तो पास्कल के नियम के दो अनुप्रयोग है। सबसे पहला द्रव चालित लिफ्ट।
और दूसरा है द्रव चालित ब्रेक। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि द्रव चालित लिफ्ट क्या होता है। तो ये जो हमारा द्रव चालित लिफ्ट है, यह पास्कल के नियम पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से बहुत भारी वस्तुओं को, जैसे कार, जीप आदि को कम बल लगाकर हम लोग ऊपर उठाने में करते हैं। तो बड़े बड़े जो इमारत हैं, ब्रिज निर्माण में गर्डर आदि वस्तुओं को उठाकर आवश्यकतानुसार ऊंचाई तक ले जाने में हम लोग द्रव चालित लिफ्ट का प्रयोग करते हैं। तो इसकी हम लोग बनावट देखेंगे। तो मान लेते हैं ये जो हमारा P1 पिस्टन के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A1 है, और जो हमारा पिस्टन P2 है उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A2 है। तब हम यहाँ पर क्या होता है, जो A2 ग्रेटर देन होता है A1 से। तो मान लो पिस्टन P1 के नीचे की ओर बल F1 लगाया जाता है, अतः इस पिस्टन द्वारा जल पर आरोपित दाब को P से प्रदर्शित किया जाता है। दाब इक्वल टू बल बटे क्षेत्रफल। तो यहाँ पर बल कौन सा लग रहा है, F1, और क्षेत्रफल क्या है, A1। तो P इक्वल टू F1 अपॉन A1। अब पास्कल के नियम के अनुसार यह जो दाब है पिस्टन P2 को संचरित हो जाता है। तो अतः पिस्टन P2 पर इस दाब के कारण ऊपर की ओर एक बल F2 लगता है, जो पिस्टन P2 को ऊपर की ओर उठाता है। ठीक, तो इस प्रकार पिस्टन P2 पर ऊपर की ओर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F2 इक्वल टू दाब गुणा क्षेत्रफल। तो दाब क्या है हमारा, F1 अपॉन A1 इंटू यहाँ पर का क्षेत्रफल A2, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो इस प्रकार कम क्षेत्रफल वाले पिस्टन पर कम बल लगाकर अधिक क्षेत्रफल वाले पिस्टन पर अधिक बल लगाकर अधिक बल प्राप्त किया जाता है। ये क्या है, द्रव चालित लिफ्ट का सिद्धांत है। उसी प्रकार से हम लोग जानेंगे कि द्रव चालित ब्रेक क्या होता है। तो इस प्रकार के ब्रेक का उपयोग मोटर, गाड़ियों, ट्रकों आदि भारी वाहनों को उठाने में किया जाता है। इस ब्रेक के उपयोग से कम बल लगाकर आसानी से गाड़ियों की गति नियंत्रित की जाती है। तो इस ब्रेक का सिद्धांत भी क्या है, द्रव चालित लिफ्ट के अनुसार ही है। तो इस प्रकार से आप लोग को द्रव चालित लिफ्ट और द्रव चालित ब्रेक के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे वायुमंडल या वायुमंडलीय दाब क्या होता है। तो वायुमंडल और वायुमंडलीय दाब, तो पृथ्वी के चारों ओर 300 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई तक वायु का घेरा है। तो ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि हम वायु के विशाल सागर की तली में रहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर वायु के इस विशाल घेरे को कहा जाता है वायुमंडल। और वायु कई गैसों का मिश्रण होती है। इसमें मुख्यतः 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, इसके साथ अल्प मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, आर्गन, हाइड्रोकार्बन, सल्फर के यौगिक आदि विद्यमान होते हैं। तो वायु का घनत्व पृथ्वी के तल के समीप सर्वाधिक होती है।
है। तो पृथ्वी के तल से ऊपर जाने पर वायु का घनत्व क्रमशः कम होने लगता है। तो वायु में अन्य पदार्थों की भांति भार होती है। वायु भी क्या करती है, दाब आरोपित करती है। तो वायुमंडल द्वारा आरोपित दाब को कहा जाता है वायुमंडलीय दाब, और पृथ्वी तल पर इसका मान लगभग 1.013 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और वायुमंडलीय दाब का जो मात्रक है वो क्या होता है, पृथ्वी तल के औसतन वायुमंडलीय दाब 1.013 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसे हम लोग वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो यहाँ पर से हम लोग इसका क्या बोलते हैं, मात्रक निकालेंगे तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को कहा जाता है पास्कल के बराबर या फिर सेंटीमीटर पारा के बराबर। ठीक, और हम लोग वायुमंडलीय दाब का मापन किससे करते हैं, तो वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है सरल बैरोमीटर से। ठीक, तो बैरोमीटर या फिर दबांतर मापने के लिए हम लोग मैनोमीटर का भी उपयोग करते हैं। तो बैरोमीटर क्या होता है, तो सर्वप्रथम इटली के वैज्ञानिक ई टोरिसेली ने वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए एक यंत्र का निर्माण किया जिसे हम लोग सरल वायु दाब मापी या फिर सरल बैरोमीटर कहते हैं। तो सरल वायु दाब मापी या सरल बैरोमीटर एक यंत्र होता है जिसकी सहायता से वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है। ठीक, उसी प्रकार से मैनोमीटर क्या होता है, मैनोमीटर, तो मैनोमीटर वह उपकरण उस उपकरण को कहते हैं जिसकी सहायता से किसी पात्र में भरी हुई गैस के दाब का मापन किया जाता है, उसे कहा जाता है मैनोमीटर। तो इस प्रकार से ये था हमारा तरलों के यांत्रिक गुण वाला चैप्टर। इसमें ये सारे टॉपिक आप लोग को पढ़ना है।